हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सॉइल फिज़िक्स। सॉइल फिज़िक्स है ना। सॉइल फिज़िक्स क्या होती है तो इसके बारे में हम पहले बात कर लें तो अच्छा होगा, है ना। तो हम देख रहे हैं सॉइल फिज़िक्स जो है वो है साइंस दैट डील्स विद स्टेट एंड मूवमेंट ऑफ मैटर। सॉइल फिजिक्स एक कंप्लीट एक तरह की साइंस है जो कि क्या करती है, डील करती है किसके साथ, स्टेट एंड मूवमेंट ऑफ मैटर। स्टेट मतलब कि मैटर यानी आप भी जानते हैं उसकी स्टेट क्या हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में। तो उसकी स्टेट कैसी है और साथ में उसका मूवमेंट कैसे होता है ना। किसी मैटर का सॉइल के अंदर मूवमेंट किस तरह से होता है एंड उसमें से जो एनर्जी है ना, हर हम देखते हैं मैटर के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल के अंदर। तो ये सब स्टडीज़ अगर हम जब साइंस के अंदर करते हैं तो उसे हम कहते हैं सॉइल फिज़िक्स। तो सॉइल फिज़िक्स को पढ़ने का मेन पर्पस हमारा क्या होता है, तो हम देखते हैं पर्पस इज़ टू स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप जानते होंगे कि भाई जिन्हें हम देख सकते हैं और साथ में जिन्हें एनालिसिस किया जा सकता है, जिनका है ना, जो फिजिकली जिनका एनालिसिस किया जा सकता है। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कई तरह से हम पढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है सॉइल टेक्सचर, है ना। और उसके बाद हम पढ़ते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल कलर, सॉइल के अंदर कोहेशन कैसा है, एडेशन कैसा है। कोहेशन एडेशन मतलब उसमें जुड़ाव कैसा है ना। सॉइल के अंदर क्रस्टिंग कैसी होती है, तो इसके सॉइल की प्लास्टिसिटी कैसी होती है। तो ना जाने इस तरह से अलग अलग काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, है ना। और हम देखते हैं सॉइल वाटर, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल एयर। तो कहने का मतलब ये हुआ सॉइल फिज़िक्स के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से बात करनी है। तो उसमें से हम सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं सॉइल सेपरेट्स के बारे में। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बोला, सॉइल टेक्सचर। तो मैं कह रहा हूँ आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल सेपरेट्स के बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो आप जानेंगे कि सॉइल टेक्सचर और सॉइल सेपरेट्स में कुछ फ़र्क होता है ना। मैंने देखा है कि कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, हमें लगता है सॉइल सेपरेट ही सॉइल टेक्सचर है, जबकि ऐसा नहीं होता, दोनों में कुछ फ़र्क है। उस वीडियो के दौरान हम जानेंगे। तो इस फ़र्क को तो जानेंगे ही, साथ में सॉइल सेपरेट से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। साथ में आने वाले वीडियोस के अंदर सॉइल फिजिक्स के जो अदर टॉपिक्स जो मैंने आपको बोल के बताए उनके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे, यानी सॉइल की अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके बारे में भी आने वाले वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने लिख रखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल जो है वो क्या डिटरमाइन करती हैं, उससे क्या हमें फ़ायदा है। तो हम देख रहे हैं डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द सॉइल, कि सॉइल के अंदर ऑक्सीजन किस तरह से अवेलेबल हो पाएगी प्लांट को। साथ में मोबिलिटी ऑफ वाटर, यानी पानी को डालें तो पानी किस तरह से एंटर होगा, किस तरह से उसमें मूवमेंट करेगा, है ना। किस तरह से प्लांट उसे होल्ड करके, या कह सकते हैं सॉइल उसे होल्ड करके रखेगी ताकि प्लांट उसे ऑब्जर्व कर सके। तो कहने का मतलब ये सारी बातें हम तभी एनालिसिस कर पाएंगे, तभी डिटरमाइन कर पाएंगे जब हमें सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी हो, है ना। तो हम देख रहे हैं इन सॉइल एंड एज ऑफ रूट पेनिट्रेशन, हाँ, कि अगर हमें सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि सॉइल के अंदर रूट्स किस तरह से पेनिट्रेट होती हैं, यानी फैलती हैं। सीधी सी बात है। तो इस तरह से हम देखते हैं सॉइल फिजिक्स होती क्या है, उसके अंदर मेन फोकस किस पे होता है, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल पे होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आज हमें जो प्रॉपर्टी पढ़नी है वो कौन सी है, तो हम देख रहे हैं सॉइल सेपरेट्स है। ओके, तो आपके दिमाग में एक इमेज तो बन गई कि सॉइल फिजिक्स जो है कंप्लीट बड़ा सारा सब्जेक्ट है जिसका आज हम एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं सॉइल टेक्सचर के बारे में। ओके, तो साथ ही इस वीडियो से पहले की वीडियोस में फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस पर ही मैं कई और टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट ही मान लीजिए जिसे हम कह सकते हैं पीडोलॉजी। तो पीडोलॉजी के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सॉइल सेपरेट्स होते क्या हैं, है ना। तो सॉइल सेपरेट मतलब होता है ग्रुप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल, सॉइल के अंदर दो तीन तरह के नहीं, कई तरह के पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं। तो कई तरह के पार्टिकल्स जो देखे जा सकते हैं उनकी अगर हम ग्रुपिंग कर दें कि तुम लोग अलग हो जाओ, तुम लोग अलग, तुम लोग अलग, तो उनकी ग्रुपिंग कर दी जाए किस बिहाफ पे, तो हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज,
उनकी साइज़ के बिहाफ पे, कि उनका साइज़ छोटा है या बड़ा है। छोटे छोटे लोगों को अलग कर दो, बड़े बड़े लोगों को अलग कर दो, मीडियम वालों को अलग कर दो। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ उन्हें अलग कर देना, उनकी ग्रुपिंग कर देना ही, उनकी जो ग्रुप्स बना देंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सॉइल सेपरेट्स कहेंगे। आगे बात समझ में। तो 3 तरह के मेन ग्रुप्स हम देखते हैं सॉइल में बनाए जाते हैं, जो कि ऑफकोर्स आपको मालूम है कौन से हैं। आपको मालूम है वो हैं सैंड, सिल्ट और तीसरा क्ले। तो सैंड, सिल्ट और क्ले ही वास्तव में क्या है, सॉइल सेपरेट्स हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि सॉइल सेपरेट्स और सॉइल टेक्सचर में कुछ फ़र्क होता है, कि सॉइल टेक्सचर जो होता है वो हम देखते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सैंड, सिल्ट एंड क्ले होता है, कि सैंड, सिल्ट और क्ले का रिलेटिव प्रोपोर्शन यानी उनकी भागीदारी क्या है सॉइल में, उनकी खुद की हिस्सेदारी क्या है। मतलब सैंड कम है, क्ले ज़्यादा है, या सिल्ट कम है, या तीनों ही लगभग इक्वल क्वांटिटी में है। तो इस तरह की चीज़ें, उनका रिलेटिव प्रोपोर्शन जो है वो डिसाइड करता है कि उस सॉइल का टेक्सचर क्या है। जबकि हम कह रहे हैं ये अकेले खुद की बात करें कि अकेला सैंड जैसे पार्टिकल का ग्रुप वो क्या हो गया, सॉइल सेपरेट हो गया। सिल्ट का ग्रुप है ना, तो उसे मतलब अब मीडियम साइज़ वाले पार्टिकल्स को हमने सिल्ट कह दिया, और सबसे छोटे पार्टिकल्स जो आंखों से देखे ही नहीं जा सकते है ना, इतने छोटे पार्टिकल्स, तो उन्हें हमने क्ले पार्टिकल्स कह दिया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इन्हें हम कहते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले। फ़र्क समझ आ गया, सॉइल सेपरेट्स और सॉइल टेक्सचर में कुछ फ़र्क होता है ना, आ गया होगा आपको समझ में। तो हम देखते हैं कि इन्हीं सॉइल सेपरेट्स को कुछ और नाम दिए जाते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कि फाइन अर्थ भी कहा जाता है इन्हें, प्राइमरी पार्टिकल्स भी कहा जाता है, और साथ में टेक्सचरल फ्रैक्शंस भी कहा जाता है। टेक्सचरल क्लासेस नहीं कह रहा मैं, टेक्सचरल फ्रैक्शंस कहा जा सकता है। फ्रैक्शन मतलब हिस्सा। तो सॉइल के अंदर अलग 3 हिस्से हैं हाँ, तो सैंड फ्रैक्शन, सिल्ट फ्रैक्शन और क्ले फ्रैक्शन। सॉइल का ऐसा हिस्सा जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, एक तरह से वो सैंड फ्रैक्शन होगी। तो इस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ सैंड फ्रैक्शन, सिल्ट फ्रैक्शन और क्ले फ्रैक्शन। तो इस तरह से भी इन्हें नाम दिए जाते हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि जो सॉइल सेपरेट्स हैं इन्हें हम क्लासीफाई कर देते हैं, क्लासीफाई किया गया है, और हम देख सकते हैं कि इनके किन के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले देखते हैं ISSS के अकॉर्डिंग। ISSS इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, नो, ISSS का मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। इंटरनेशनल सोसाइटी जो है ISSS है, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है वैसे, जैसे अब IUSS कहा जाता है। IUSS मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो IUSS के हिसाब से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 4 मेन हम देखते हैं क्या है, सॉइल सेपरेट्स की क्लासेस हैं 4 मेन। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली है कोरस सैंड। कोरस सैंड मतलब, कोरस मतलब सबसे बड़ा दरदरा जो पार्टिकल देख सकते हैं। सबसे बड़ा पार्टिकल कौन सा? तो हम देख रहे हैं 2 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर तक की रेंज का अगर कोई पार्टिकल है। अच्छा, साइज़ का मतलब यहाँ डायामीटर से है, याद रखिएगा, रेडियस से नहीं है। कभी कभी ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखें कि 2 से 0.2 मिलीमीटर का डायामीटर होना चाहिए, उस पार्टिकल का डायामीटर होना चाहिए कितना, 2 से 0.2 मिलीमीटर कोरस सैंड में। फाइन सैंड में कितना मानेंगे हम, इसे याद रखेंगे 0.2 से 0.02 मिलीमीटर तक, ठीक है, इसे याद ही रखना पड़ेगा, याद रखिए, कैसे भी करके कुछ भी जुगाड़ लगाइए, याद कर लीजिए अभी कभी। सिल्ट का याद रखें 0.02 से 0.002 मिलीमीटर, इतना मिलीमीटर याद रखना है। और इससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी 0.002 मिलीमीटर से अगर छोटे पार्टिकल हैं सॉइल के अंदर, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें हम क्ले कहेंगे। तो क्ले, सिल्ट और सैंड को 2 पार्ट्स में बांट दिया है IUSS ने। कौन कौन से? फाइन सैंड और कोरस सैंड। इनमें से किसी में, चारों में से किसी में भी सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हो सकता है उसमें ऑप्शन आपको ऐसे ना मिले, उल्टे होके मिले कि 0.002 से 0.02 तक की रेंज का है पार्टिकल, तो उसे क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे उसे सिल्ट कहेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये उल्टे होकर भी पूछे जा सकते हैं, और जब MCQ में आते हैं तब दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए आप कुछ भी ट्रिक्स बनाएं या कुछ भी करें, लेकिन इसे याद कर लें अच्छे से, प्रिपेयर्ड रहें कि हाँ क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो आपके याद से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुई IUSS की कहानी, जिन्होंने 4 क्लासेस के बारे में बताया। अब उसके बाद और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो हम देखते हैं वो है USDA का, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। तो ये USDA जो है, इसके अकॉर्डिंग 7 हम देख रहे हैं मेन सॉइल सेपरेट्स हैं। कितने हैं? 7। हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी इन्होंने। कैसे? तो हम देख रहे हैं सबसे ऊपर जो है वो है वेरिकोरस मतलब काफ़ी बड़े। तो इनमें हम देख रहे हैं 2 से 1 मिलीमीटर तक अगर डायमीटर है, तो उसे हम कहेंगे वेरिकोरस। कोरस तब कहेंगे जब 1 से 0.5 मिलीमीटर है। तो क्वेश्चन आपसे
खुद मेंशन करके पूछा जाएगा कि भाई कोरस पार्टिकल्स बताइए अकॉर्डिंग टू USDA, तब आपको करना है 1 से 0.5। कोरस सैंड पार्टिकल्स पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू IUSS, तो आप कहेंगे 2 से 0.2 मिलीमीटर। तो आपके पास मेंशन किया हुआ आएगा, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं क्वेश्चन को। और हम देखते हैं मीडियम, तो मीडियम पार्टिकल्स आपको याद रखने हैं 0.5 से 0.25 मिलीमीटर। और फाइन पार्टिकल्स 0.25 से हम देख रहे हैं 0.10। अब यह याद करना पड़ेगा, अगर आपको लग रहा है कि क्या बकवास चल रही है तो अब याद करना ही पड़ेगा, मेंशन करके कैसे भी करके याद करिए इन्हें। फाइन पार्टिकल्स जो है वेरी फाइन पार्टिकल्स कब कहेंगे, बहुत ज़्यादा ही छोटे हो गए, तो उसमें हम कह रहे हैं फाइन से ज़्यादा छोटे, तो मतलब 0.10 से 0.05 मिलीमीटर। और सिल्ट 0.05 से 0.002 मिलीमीटर। वहाँ सिल्ट की रेंज क्या है, यहाँ सिल्ट की है 0.02 से 0.002। अब यहाँ क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं 0.05 से है ना 0.002। तो आपके सामने मेंशन किया जाएगा USDA के अकॉर्डिंग बताना है या फिर IUSS के अकॉर्डिंग। ये मेंशन नहीं किया है तो आप IUSS के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। और क्ले का हमें याद रखना ही है कितना, लेस देन 0.002 मिलीमीटर। अभी जो क्ले का जो साइज़ है ना लेस देन 0.002 मिलीमीटर, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मतलब आपको ऐसे कोई नींद में से उठाकर भी पूछे ना कि बताओ क्ले का पार्टिकल साइज़ क्या होता है, तो उसे आपके सीधा जवाब आना चाहिए कि हाँ भाई 0.002 मिलीमीटर ही होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये तो याद होना ही चाहिए। उसके ऊपर की कहानी आप हो सकता है ऐसे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप और भी याद कर लेंगे, बना लेंगे रफ पेज पे, लेकिन ये पहला याद रहना चाहिए क्ले वाला, ये तो दिमाग से निकलना ही नहीं चाहिए। ये भी रहने चाहिए, ये तो निकलना ही नहीं चाहिए। क्लियरिटी है। देखिए अब एक चीज़ नोट लगा के लिखी गई है कि सॉइल पार्टिकल्स विच आर ग्रेटर देन 2 मिलीमीटर। यहाँ 2 मिलीमीटर से ही शुरुआत क्यों कर रहे हैं, इससे बड़ा भी हो सकता है। तो 2 मिलीमीटर से अगर बड़े पार्टिकल्स हैं सैंड में तो उसे हम सॉइल पार्टिकल ही मेंशन नहीं करेंगे, सॉइल पार्टिकल नहीं कहेंगे उसे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रॉक फ्रैगमेंट्स, चट्टानों के टुकड़े, रॉक फ्रैगमेंट्स कह देंगे या कोरस फ्रैगमेंट्स के रूप में नाम दिया जाएगा। तो उन्हें हम सैंड पार्टिकल्स नहीं कहेंगे या सॉइल पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, ठीक है। तो सॉइल सेपरेट्स के अंदर 2 मिलीमीटर से ही शुरुआत की गई है। 2 मिलीमीटर से बड़ा पार्टिकल है तो उसे हमने क्या नहीं मेंशन करना, सॉइल सेपरेट मेंशन नहीं करना, उसे क्या मेंशन करना है फिर, तो रॉक फ्रैगमेंट या कोरस फ्रैगमेंट, ठीक है। क्लियरिटी है, समझ आ गई आपको ये सब बातें। अच्छा मैंने आपको 2 सिस्टम्स बताए, IUSS का और साथ में USDA का। एक BSI का भी एक सिस्टम आता है ना, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे मेंशन नहीं किया। BSI मेरी कोशिश है आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ब्रिटिश हम देखते हैं इंस्टीट्यूशन का, जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन BSI, उसके अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं 7 सॉइल सेपरेट्स हैं। उसकी भी रेंज आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे। तो इस तरह से आज अपन ने जाना सॉइल सेपरेट्स क्या होते हैं, है ना। तो अब एक चीज़ और रह गई है कि सॉइल सेपरेट मतलब सैंड, सिल्ट और क्ले जो है, इनका कंपैरिजन और देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, सॉइल टेक्सचर के बारे में और बात करेंगे, ओके। अच्छा एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो लिखा गया है सैंड फ्रैक्शन। सैंड फ्रैक्शन की अगर आपसे रेंज पूछे तो आप बताएंगे कि 2 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर सैंड फ्रैक्शन की, है ना। मैं कोरस सैंड या फाइन सैंड की बात नहीं कर रहा, मतलब सैंड पार्टिकल्स का जो पर्टिकुलर हिस्सा है उसका फ्रैक्शन है वो कहाँ से, उसकी रेंज पूछ सकते हैं हमसे, तो हमें पता होना चाहिए 2 से 0.02 मिलीमीटर तक होता है। याद रखें आप इसे, है ना। अब USDA के अकॉर्डिंग देखें, ये तो था IUSS के अकॉर्डिंग, USDA के अकॉर्डिंग भी याद रखें कि 2 मिलीमीटर से 0.05 मिलीमीटर तक, 2 से 0.05, यहाँ कितना बताया मैंने, 2 से 0.02 मिलीमीटर, है ना। तो 0.02 मिलीमीटर तक तो है USDA के अकॉर्डिंग, सॉरी IUSS के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे याद रखना है 2 से 0.05 मिलीमीटर तक अगर रेंज है वो है सैंड फ्रैक्शन की रेंज है। सैंड फ्रैक्शन की रेंज आप याद रखें। और बाकी ये जो दूसरा है सिल्ट है, तो सिल्ट फ्रैक्शन की रेंज हो जाएगी, ये क्ले फ्रैक्शन की रेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे तो वो सेम है, और यहाँ सिल्ट की अलग है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू USDA सिल्ट फ्रैक्शन की रेंज क्या है, 0.05 से 0.002 मिलीमीटर है, ठीक है। याद रखिएगा इसे। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आप अभी के अभी अपने कॉपी में नोट लगा के लिख लीजिए कि सॉइल स्केलेटन किसे कहते हैं। सॉइल स्केलेटन, सॉइल का ढांचा, है ना। तो सॉइल एक पूरी बॉडी मानी गई है मान लो, तो सॉइल बॉडी के अंदर जो उसका स्केलेटन है, मेन ढांचा कौन बनाता है, तो सैंड और सिल्ट बनाते हैं। सैंड प्लस सिल्ट कैन बी नोन एज दी सॉइल स्केलेटन। और आपसे पूछे फ्लैश, सॉइल फ्लैश क्या है, फ्लैश मतलब जैसे हमारे बॉडी के अंदर फ्लैश मतलब गूदा, जो एक तरह से अंदर का माल मटेरियल जो और हड्डियों के अलावा, है ना, अदर देन स्केलेटन, तो बाकी चीज़ क्या हो जाएगी, क्ले हो जाएगी। तो सॉइल फ्लैश क्या है, क्ले है।
सॉइल स्केलेटन क्या है, सैंड प्लस सिल्ट है। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जानेंगे कि सैंड, सिल्ट और क्ले में डिफरेंस क्या है, उनके बीच में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस क्या होते हैं उनके बारे में और जानेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि सॉइल टेक्सचर क्या होता है। ठीक है, सॉइल टेक्सचर का वीडियो मैं पहले ही बताने देना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आप चाहें तो फिलहाल के लिए इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले के अंदर डिफरेंस क्या है या उनके अंदर डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स क्या है ना। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो हम देखते हैं वो है WHC। WHC का मतलब आप समझते हैं क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, है ना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो आप जानते होंगे, है ना। किसकी होती है सबसे ज़्यादा, क्ले की ज़्यादा होती है। क्ले की ज़्यादा क्यों होती है, ये सोचिए। क्ले के अंदर हम देखते हैं पोर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्ले की पोरोसिटी ज़्यादा होती है। अब कई बार ना ये चीज़ दिमाग में आती नहीं है, ये सेट नहीं बैठती कि भाई सैंड पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं ये बड़ा पार्टिकल, ये बड़ा पार्टिकल, ये बड़ा पार्टिकल, ये बड़ा पार्टिकल, तो उसके बीच में जो गैप बच गया वही तो पोर है। पोर मतलब खाली जगह है। तो हम कहते हैं सैंड की पोरोसिटी कम होती है, क्ले की पोरोसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ दिमाग खराब हो जाता है कि क्यों भाई, क्ले का पार्टिकल इतना सा, मतलब इतना सा कि हमें दिख भी नहीं रहा, तो उसका क्ले पार्टिकल छोटा और उसके बीच में जो स्पेस है वो तो और ऑफकोर्स छोटा, तो उसकी पोरोसिटी ज़्यादा क्यों बताई जा रही है। तो पोरोसिटी इसलिए बताई जा रही है कि मान लेते हैं कि पोर तो ऑफकोर्स सैंड और सैंड पार्टिकल्स के अंदर बड़ा है, यानी मैक्रो पोर है, लेकिन क्ले पार्टिकल्स के अंदर नंबर ऑफ पोर्स जो है वो बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ पोर्स बढ़ जाते हैं, यानी पोर्स ज़्यादा होते हैं नंबर में, है ना। जैसे कि अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि स्पेसिफिक सरफेस का, स्पेसिफिक सरफेस मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल, जैसे हम देख रहे हैं, आप इसको, ये मैंने एक टीचर का कॉपी कर रहा हूँ मैं, कि एक टीचर ने मुझे बताया कि मान लीजिए कि इसका सरफेस हमें देखना है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है या इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो आंसर आप समझ पा रहे हैं, इसका ज़्यादा है या फिर इसका ज़्यादा है, तो हम कहेंगे इसका, हम देखते हैं सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं सरफेस एरिया यहाँ भी अवेलेबल, ये भी अवेलेबल, ये भी अवेलेबल, है ना। इतनी सारी जगह अवेलेबल होगी जहाँ पे रिएक्शन हो सकती है या सरफेस के रूप में अवेलेबल होगी, जबकि ये इकट्ठा हो जाए तो फिर सिर्फ बाहर बाहर की ही रह गई सरफेस, तो है ना। मैं आगे पीछे की बात नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादा अवेलेबल हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ, वैसा ही होता है जैसे कि मान लीजिए सैंड पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल अकेला है तो उसकी सरफेस इतनी है, ठीक है, ज़्यादा है, लेकिन वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब टूट गया या छोटा हो गया, उसका कंपेरिजन में देखें तो छोटे छोटे हर एक पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, ऐसे गोल गोल सरफेसेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस वजह से हम देख रहे हैं ज़्यादा नंबर ऑफ, हम देख सकते हैं सैंड पार्टिकल, सॉरी क्ले पार्टिकल्स के अंदर नंबर ऑफ पोर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब नंबर ऑफ पोर्स बढ़ जाएंगे तो वहाँ पर पानी भी ज़्यादा रुक सकता है, पानी ज़्यादा रुक सकता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो सकती है। क्लियर है। तो इसी का उल्टा हम जो देखते हैं वो है एरिएशन। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो भाई हवा वहाँ पे कम रुकी हुई होगी, है ना। तो हम देख सकते हैं अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले की ज़्यादा है तो फिर वहाँ एरिएशन क्ले में कम होता है, ठीक है। वैसे अगर हम, आप ऐसे कहें कि उसमें से पानी निकल जाए, ड्रेन हो जाए पूरी अच्छी तरह से, तो ऑफकोर्स हम कह सकते हैं कि बचेगा वहाँ पे हवा, तो हो सकता है। लेकिन जनरली हम यही देखते हैं कि सैंड में मैक्रोपोर्स जो होते हैं, है ना। अच्छा, मैक्रोपोर और माइक्रोपोर का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। इसमें क्राइटेरिया होता है 0.06 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा स्पेस अवेलेबल है तो उसे मैक्रोपोर कह देते हैं। 0.06 मिलीमीटर से कम स्पेस अवेलेबल है तो उसे माइक्रोपोर कह देते हैं। इसे नोट कर लीजिए, अभी काम की चीज़ है। तो एरिएशन में आप याद रखें, सैंड में ज़्यादा होता है, सिल्ट में पुअर होता है और क्ले में तो होता है लो है। अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरिएशन और ड्रेनेज जो होता है वो सिल्ट में पुअर होता है। रीज़न क्या है, कारण क्या है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है सॉइल क्रस्टिंग का। सॉइल क्रस्टिंग क्या चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए सिल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, बारिश जब होती है तो पानी की वजह से, पानी की बूंदों की वजह से सिल्ट पार्टिकल उछल कर, हम देखते हैं दो सिल्ट पार्टिकल के बीच में एक और आके बैठ जाता है, तो उछल के वो दो के बीच में एक आ जाता है। तो ऐसा होने से, लगातार बार बार होने से वहाँ पे लेयर बन जाती है, सॉइल की लेयर बन जाती है, यानी क्रस्टिंग हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं सॉइल क्रस्टिंग। सॉइल की पतली पपड़ी बन जाती है जो कि पानी को नीचे जाने नहीं देती, जो और पानी इकट्ठा हो रहा है उसे नीचे जाने नहीं देगी। तो उससे हम कहेंगे उसका ड्रेनेज जो है वो क्या हो गया, पुअर हो गया। और साथ में इसी वजह से हम देख रहे हैं कि उसके अंदर एरिएशन भी जो होता है वो पुअर होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि ड्रेनेज और एरिएशन तो सेम ही याद रखनी होती है चीज़ें हमारे को, कि अगर मान लेते हैं एरिएशन ज़्यादा है तो वहाँ पे ड्रेनेज भी ज़्यादा होगा क्योंकि मैक्रोपोर्स अवेलेबल है।
सिल्ट के अंदर का कारण क्या है, क्यों कम है? सॉइल क्रस्टिंग की वजह से। इसको पॉइंट लगा के जो जैसा भी आपको मन करे वैसे लिख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और हम देखते हैं प्लास्टिसिटी जो है चिपकने का गुण तो सैंड में होता ही नहीं है, आप भी जानते हैं, तो या ना के बराबर या लो होता है, ओके। और साथ में हम देखते हैं मीडियम किस में होता है, सिल्ट के अंदर, और क्ले के अंदर ज़्यादा होता है, काफ़ी जुड़ाव है ना। तो इनके अंदर क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं कोहेशन एडेशन वैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें। कोहेशन एडेशन मतलब कोहेशन फोर्स आप जानते होंगे ना, सत्संजक बल, आसंजक बल, है ना। कोहेशन मतलब आपस में जुड़े रहने का फोर्स, एडेशन मतलब किसी और पार्टिकल से जुड़ने का फोर्स, तो वो जो है सैंड में कम होता है, सिल्ट में मीडियम है, क्ले में ज़्यादा है। और स्वेलिंग श्रिंकेज और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। स्वेलिंग श्रिंकेज नाम सुनकर के आपको क्ले पर मोंटमोरेलोनाइट याद आया है तो बधाई हो, आप सही ट्रैक पे हैं, है ना। तो तैयारी सही चल रही है आपकी। नहीं याद आया तो याद करिए इन चीज़ों का ना। वर्मिकुलाइट्स वगैरह के बारे में बात करी थी, वहाँ पे वर्मिकुलाइट मोंटमोरेलोनाइट में श्रिंकेज और स्वेलिंग की प्रॉपर्टी होती है ना, तो वो क्ले पार्टिकल्स के अंदर हम जानते हैं जिनके बारे में पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। अगर इन चीज़ों को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। बफरिंग कैपेसिटी और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये टॉपिक्स पढ़ते हैं हम सॉइल केमिस्ट्री के अंदर, है ना। तो अगर वक्त रहा तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि उनके ऊपर भी वीडियोस बनाएं। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और बफरिंग कैपेसिटी ये भी क्या होती हैं, क्ले की ज़्यादा होती हैं। और क्ले पार्टिकल्स को आप याद रखेंगे नहीं, हम कोलाइडल पार्टिकल्स के रूप में समझते हैं, ठीक है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं उनके अंदर चार्ज कौन सा होता है, तो जनरली आप याद रखें सॉइल में जो क्ले पार्टिकल हैं उनके ऊपर कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसको नोट करके लिख लीजिए, जब वक्त आएगा ढंग से पढ़ना होगा, या आपने हो सकता है पढ़ भी रखा हो, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। तो इसके अंदर आप ध्यान रखें सिल्ट के अंदर ये श्रिंकेज वगैरह प्रॉपर्टीज़ कम होती हैं, जबकि सैंड में तो होती नहीं है, या ना के बराबर लॉ कही जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बातें हैं आपको पता। और साथ में एक चीज़ यहाँ आ रही है नीचे कि इरोजन, ये इरोजन जो है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे बोर्ड के ऊपर। दी मोस्ट क्यों, क्योंकि देखिए वाटर इरोजन जो होता है ना, वाटर इरोजन के अंदर हम देखते हैं सिल्ट का वाटर इरोजन सबसे ज़्यादा होता है ना। यहाँ पे ऐसा सिंपल सा सीक्वेंस नहीं है, ये जो सीक्वेंस मैंने लिख दिए हैं इन्हें ज़रूर याद कर लें कि सिल्ट का सबसे ज़्यादा वाटर इरोजन देखा जाता है, उससे कम क्ले का देखा जाता है, और उससे कम सैंड पार्टिकल्स का देखा जाता है, ठीक है। ऐसे याद रख लें आप। और विंड जो है, विंड इरोजन के अंदर हम देखते हैं सिल्ट का ही सबसे ज़्यादा है। तो इरोजन अगर हमसे पूछ लें तो सीधा ही जवाब आंख बंद के कह देंगे कि भाई सिल्ट का सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन पूछे वाटर इरोजन सिल्ट के बाद किसका ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे क्ले का ज़्यादा होगा। विंड इरोजन सिल्ट के बाद किसका ज़्यादा होगा, तो कहेंगे सैंड का ज़्यादा होगा, ठीक है। याद रखें इसे, सैंड पार्टिकल्स का विंड इरोजन ज़्यादा होता है और क्ले पार्टिकल्स का और कम होता है। तो कहने का मतलब इस तरह से इरोजन का ये जो टॉपिक है नीचे जो मैंने लिखा है इसे ज़रूर याद रखें, है ना। इरोजन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना, जिसके ऊपर कई सारे वीडियोस बन सकते हैं। तो हो सकता है मैं इन पर भी वीडियोस बनाऊं, तो जब तक नहीं बन रहे हैं तब तक इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें कि ये सब बातें जो है इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आई होप सैंड, सिल्ट और क्ले से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब इनका रिलेटिव प्रोपोर्शन मिलके क्या बनाता है, सॉइल टेक्सचर बनाता है। तो सॉइल टेक्सचर के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सॉइल टेक्सचर क्या होता है, सॉइल टेक्सचर क्लासेस क्या होती हैं, उनका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, कैसे क्लासेस को डिवाइड किया गया है, कैसे उन्हें किसी सॉइल में आइडेंटिफाई किया जाएगा कि सॉइल टेक्सचर कैसा है, उससे जुड़ी हुई और भी इंपॉर्टेंट बातें क्या होती हैं वो भी जानेंगे हम। साथ में हम उनके अंदर जानेंगे कि डिटर्मिनेशन में एक टॉपिक आता है स्टोक्स लॉ, है ना। आप भी जानते होंगे स्टोक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट के नाम पे जब भी कोई लॉ आता है ना तो आप समझ जाइएगा भैया इंपॉर्टेंट है। स्टोक्स लॉ हो जाए, चाहे आप देखें डार्सीज लॉ हो जाए, चाहे किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे आता है तो समझ जाना कि भैया इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में, स्टोक्स लॉ के बारे में भी अगले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, ओके। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो का जो कंटेंट है मेरी कोशिश है उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल के और भी जो वीडियोस हैं यूट्यूब आपको रिकमेंड करता रहेगा, तो आप इस वीडियो से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और साथ में इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।